तो दोस्तों चलिए हम लोग लेकर आ चुके हैं मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 17 फरवरी को जितने भी छात्र मैथमेटिक्स का दोस्तों एग्जाम देने वाले हैं, गणित का दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और टाइप क्वेश्चन जो आप सभी को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जितने भी छात्र सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब मैट्रिक बोर्ड छात्र देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही साइंस सोशल साइंस का वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जितने भी छात्र इस मैट्रिक के छात्र हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, है ना, और यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, कहा गया है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अगर समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना, कौन सा सही है। तो कह दिया गया है दोस्तों कि ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मूल समान है। मूल समान का मतलब d बराबर 0 और d का मान होता है क्या है दोस्तों कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, b² प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 4ac, है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है दोस्तों b² बराबर 4ac, या फिर प्लस लिखो या फिर नहीं लिखो बात एक ही है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, b² बराबर आपका 4ac, यही करेक्ट हो जाएगी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक का यहाँ पे से उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन। आप भी अपने कॉपी पे बनाना शुरू करो दोस्तों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो तो नहीं मज़ा आएगा। आप क्या करो दोस्तों, पहले खुद से बनाओ, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसको समझो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे इंटीजर है, भिन्न संख्या होगी, अप्रमेय संख्या होगी या फिर वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। गुणनखंड निकालने के बाद जो भी x का मान आएगा वही आपका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले x का मान यहाँ से, है ना। इन्हें तो आप डायरेक्ट, ये द्विघात समीकरण है तो आप हम लोग ऐसा कर लेते हैं, x का मान डायरेक्ट लिख लेता हूँ दोस्तों, x बराबर -b तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो b² माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4ac तो 4ac इसका मतलब 12 और बटा में 2a, है ना, 2 गुने 1। देखिए दोस्तों कहने का मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 48 में से 9 गया तो माइनस यहाँ पे 36 होगा ना। तो 48 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 39 बचा। 12 चौका 48 में से 9 गया, कितना बचा 39 बचा, तो माइनस 39 बटा यहाँ पे 2। तो देखिए दोस्तों रूट अंडर में माइनस आ गया, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे रूट अंडर में माइनस, है ना, रूट अंडर में माइनस यहाँ पे आ गया। तो रूट अंडर में जब माइनस आता है तो इसका मतलब अवास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक। इसका मतलब दोस्तों वो वास्तविक नहीं है, इसका मतलब नॉन रियल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो इसका मान दोस्तों, गुणनखंड विधि से भी निकालोगे तो आपकी जो मान होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों 12x² है तो 12x² को अगर दो भाग में तोड़ेंगे हम लोग तो 4x यहाँ पे गुने 3x आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 3x हमको लाना है दोस्तों, तो कैसे लेकर आओगे, है ना, नहीं लेकर आ सकते हो। यहाँ पे 4 और 3 को क्रॉस घटा के या फिर जोड़ के, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो वास्तविक संख्या वो नहीं होगी उसका मूल। ठीक है ना, वो x का जो मान होगा वो अनरियल नंबर होगा, मतलब नॉन रियल, अवास्तविक संख्या। चलिए 2 का सही उत्तर डी। देखिए दोस्तों एक एक प्रश्न को हम लोग समझते चलते हैं, हो सकती है आप लोग को इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो वृत्त का जो परिमाप होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका परिधि होती है। तो परिधि क्या होता है दोस्तों 2πr होता है, और ये आपको वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो πr² के बराबर कर देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये जो त्रिज्या है दोस्तों ये क्या होगी, जब दोनों का सेम है तो भाई त्रिज्या भी सेम होगी दोनों का, है ना। तो पाई से पाई चला गया दोस्तों, ये 2r बराबर r²।
तो यहाँ पे 2 गो आर है तो 1 गो आर यहाँ से हम लोग कटा देते हैं, तो आर का मान कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब त्रिज्या का मान जो है वो 2 मात्रक है, 2 यूनिट है। समझ में आ गया ना। तो 3 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। तो माध्यिका हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पे कि जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका कहलाता है। और ये आपको आरोही क्रम में भी लिखा हुआ है, मतलब क्रमिक वर्ग भी सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा 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 उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। और इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, और बीच में क्या है 4 है। तो यही ना आपका हो गया दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यही ना माध्यिका हो गया 4। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था दोस्तों ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, वृत्त की जो मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है दोस्तों, ठीक है, ये वृत्त है आपका। इसकी सबसे बड़ी जीवा, तो जीवा हम लोग किसको बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, है ना, इसको जीवा बोलते हैं दोस्तों, इसको जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, इसको, ये सारे जीवा है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, ये मान लो कि ये है, ये इसका, ये इस वृत्त का कहीं केंद्र होगा ना, मान लो ये सी है सेंटर। अब देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, और ये भी, ये क्या हो गया दोस्तों, व्यास हो गया, और ये जीवा का भी काम करता है। इसलिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों वो व्यास के बराबर हो जाती है ना, व्यास के बराबर। इसलिए हम लोग उसको डायमीटर भी बोलते हैं दोस्तों, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास के बराबर होती है। ये भी जीवा है आपका, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये व्यास और जीवा दोनों है। सेंटर से जो गुजरता है रेखा दोस्तों लाइन, वो सेंटर पे जो रहता है दोस्तों वो आपको व्यास और जीवा दोनों कहलाता है। तो सही उत्तर 5 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई के जगह पे एक्स अक्ष के, तो एक्स वाई के जगह पे यहाँ पे 0, तो एक्स कोमा 0 यही आंसर हो जाएगी। अगर पूछा जाए दोस्तों कि वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक, तो वाई अक्ष पर है ना एक्स कोमा वाई, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और वाई का मान तो वही रहेगा, तो 0 कोमा वाई हो जाएगा ये आपको वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा क्या गया था हम लोगों से, एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो ये एक्स कोमा 0। देखिए जो पूछा जाए एक्स तो उसको रखना है स्टार्टिंग में, है ना, और जो अक्ष बोला जाए किस अक्ष के, तो उस पर वाई का मान क्या होता है 0, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना, बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि 2 sin 58 बट्टा cos 32। देखते हैं दोस्तों इस दोनों का मान मिला के 58 + 32 कितना होता है, 90 डिग्री होती है क्या, ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाती है। तो इसका मतलब ये, इसका मान 1, तो 2 गुने 1 बट्टा, यहाँ पे बट्टा नहीं, 2 गुने 1 बराबर 2। इसका मान तो 2 तो आएगा दोस्तों, लेकिन कैसे आएगा, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है दोस्तों कि साइन और कॉस जब रहेगा और दोनों का मान मिला के अगर 90 डिग्री आ रही है, तो इस दोनों का मान जो है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका मान 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 गुने 1 बराबर कितना, 2 मान। अब क्यों होता है ये चीज़, देखिए ये चीज़ होता है दोस्तों, साइन अगर हम लोग 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे, तभी तो ये 58 डिग्री आएगा ना। और यहाँ पे नीचे में कॉस 32 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग कॉस 32 डिग्री बटा कॉस 32 डिग्री लिखेंगे, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं, है ना। बस ये आपको साइन 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा तो ये सारे प्रश्न आप लोग को आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। तो इसका मान जो है आपको डी हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक है। चलिए आएगा प्रश्न तो और भी मैं बताऊंगा दोस्तों इस तरह के। आप लोग क्या करो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जितने भी छात्र अभी तक शेयर नहीं किया इस वीडियो को, और लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि हम लोग इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियो लेकर आएंगे। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। चलिए, किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है टोटल वो 1 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कितने भी प्रायिकता क्यों ना हो दोस्तों, सभी प्रायिकताओं का जो योग होगा घटनाओं का वो केवल और केवल एक के बराबर ही होगा। अब यहाँ की एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो एक चर वाला है दोस्तों, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी 9 का। अब यहाँ पे ये भी रहता है दोस्तों ए एक्स बराबर माइनस बी, देखिए कहीं भी नहीं होगा एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है ना। और यहाँ है भी तो ये प्लस सी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, जो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया आपका कि √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या सेक थीटा का मान 2 इधर लेके जाएंगे √3 को नीचे में, तो 2/√3। अब 2/√3 सेक थीटा में किसका मान होता है, तो ये होता है दोस्तों 30 डिग्री के बराबर। इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री। सेक से सेक चला गया तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। यही ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाएगी। सेक 30 का मान जो होता है दोस्तों वो आपको 2/√3, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। आया समझ में ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। चलिए एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्या होता है दोस्तों, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। किसके, तो वर्गों के अनुपात के बराबर। चलिए याद करते रहिएगा यहाँ पे वर्गों के अनुपात के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 के माध्य जो होंगे वो कितने होंगे। तो माध्य यहाँ पे निकाल लो दोस्तों, माध्य ये बीच वाला संख्या ही होगा, या नहीं तो आप लोग ऐसे निकालो, सभी को जोड़ दो। सभी को क्या करो दोस्तों, जोड़ दो, और जितने संख्या है उतने से भाग दे दो। तो यही आएगा दोस्तों 15/5, इसका मान 3 जो है ये आ जाएगा। तो ये 3 कहलाएगा। साइन 50 प्लस कॉस 40 कितना होगा दोस्तों, साइन 50 प्लस कॉस 40, यहाँ पे कॉस में दे दिया गया है तो 2 cos 40 डिग्री होगी। अगर यहाँ पे साइन रहता दोस्तों तो साइन 50 डिग्री हो जाता। आया समझ में ना, वही वाला फार्मूला पे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 में से 50 को कितना घटाएंगे तो 40, मतलब 50 में 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आ जाएगा, तो 40, तो ये कॉस में बदल जाएगा साइन 50 cos 40, ठीक है। cos 40 प्लस cos 40 कितना 2 cos 40। अब tan 90 माइनस थीटा कितना cot थीटा के बराबर। अगला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है एक बिंदु पर जो है स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है आपका कि एपी का सारवंतर धनात्मक ऋणात्मक या क्या हो सकते हैं दोस्तों, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं, शून्य। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 ये क्या है दोस्तों आपका, सभी में आपका कितना है दोस्तों, ये भी आपका समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो है डिफरेंस मतलब डी जो है सारवंतर वो 0 है, इसलिए ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक और शून्य भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि किसी रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख जो है एक सरल रेखा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरल रेखा। आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। BC² माइनस 4AC को क्या बोलते हैं हम लोग, विवेचक या विवेकतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, विवेकतर। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं दोस्तों, असंगत या फिर समांतर रेखा। कहा गया दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 3πr² होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समय कम है, जितना प्रैक्टिस अब करना है कर लो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। एक तरफ से आप टेस्ट समझ लो दोस्तों, और भी कुछ सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कि दोस्तों और क्या चाहते हैं इस चैनल की ओर से, ताकि मैं आप लोगों को काफ़ी सारे जो आप जो बोलोगे वही मैं आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। इसलिए जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी कुछ आप चाहते हैं तो इस चैनल की ओर से आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर है, तो साइन 45 का मान हम लोग को पहले पता है कि 1/√2 होता है। इसी में साइन स्क्वायर लगा दिया गया है, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिख देंगे, या फिर 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे। तो 1/√2
√2 को 2 बार करेंगे तो 1/2, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो ये है राइट 1/2। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर का मान निकल जाएगा तो 1/2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को समझते चलिए दोस्तों, है ना, हर चीज़ मैं आप लोग को समझाऊंगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, एक भी डॉट नहीं रहना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो अब बताइए दोस्तों, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, और जिसको हम लोग जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके, जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अब देखिए 49/101, 49 का तो निकाल लेंगे लेकिन 101 का नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 32/64 है दोस्तों, तो 32 का नहीं निकलेगा लेकिन 64 का निकल जाएगा तो ये गलत हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब 81 और 91 है दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 81 और 91, तो 81 का क्या होगा 9, 91 का नहीं बनेगा तो इसको भी काट देंगे। अब देखिए 98 का भी नहीं निकलेगा, 128 का भी, लेकिन इसको हम लोग कटा तो सकते हैं ना, 49 दूनी 98 और 64 दूनी 128, है ना। तो ये आ गया √49/64, तो ये 7/8 है ना। √49 का कितना होता है 7 और √64 का आता है, ये 7/8 कौन सा संख्या है तो परिमेय संख्या, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्तों, ये आपका 1 के बराबर होता है ना, पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा है अब प्लस आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। अब थीटा के जगह पे कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री, क्या रखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, तभी इसका मान 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 3 का यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। 4 नंबर है दोस्तों कि -2,2 मतलब बिंदु है -2,2 किस पाद में होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे, इसमें प्लस प्लस होता है, ये प्रथम पाद है दोस्तों, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपको माइनस, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस, आया समझ में ना। तो हम लोग को देखें माइनस प्लस, तो ये किस पाद में है माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय पाद में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, सेकेंड पाद में। सिंपल है दोस्तों, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट पाद में, माइनस प्लस रहेगा तो सेकेंड पाद में, दोनों माइनस रहेगा तो थर्ड पाद में, और यह प्लस माइनस रहेगा तो फोर्थ में, है ना। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। कहा गया 5 नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और यही दोस्तों बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है ना, बेलन का आयतन भी पूछा जाएगा तो बेलन का आयतन होता है πr²h है, याद रखिएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जाना है। अगले प्रश्न की ओर बात करें 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे द्विघात समीकरण हमको पहचाना है कि नहीं है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, देखिए देखने ही से लग रहा है, जिस द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया, जिसका घात 2 होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, देखिए यहाँ पे XQ है तो यहाँ पे XQ तो ये कट जाएगा दोस्तों, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा, है ना, द्विघात समीकरण होगा। अब देखते हैं ये x+1 का होल, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये x² ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। लेकिन देखिए दोस्तों x² + 1/x², इसको अगर कैलकुलेशन x के पावर 4 हो जाता है, जो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब जिसका घात अगर 2 नहीं है दोस्तों, 1 या फिर 2 से बड़ा होता है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं। केवल और केवल 2 घात रहना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए। इसमें 4 घात आ जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है हम लोग को। अगला प्रश्न 7 नंबर कहा गया दोस्तों कि यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC² हो तो कोण B का मान, देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये आपको समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय पे, है ना। तो कोण B का मान डायरेक्ट आप लोग को याद रखना 90 डिग्री होगी। जब भी आप लोग को कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, है ना, प्लस आपको आधार स्क्वायर, हमेशा समझना कि आपको मान 1 डिग्री, एक कोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगी। जो यहाँ पे कोण बी का मान पूछा गया तो वही 90 डिग्री होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमको सी के साथ जाना है, ठीक है, 7 का सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 8 नंबर कहा गया दोस्तों कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका।
तो इसको हम लोग क्या पहले करेंगे दोस्तों, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे तो उसका बिचला पद कौन सा होगा, माध्यिका। माध्यिका मतलब क्या हो, बीच वाला संख्या है ना। माध्यिका मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच वाला संख्या। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 तो नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों टोटल कितने संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है दोस्तों टोटल, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8 संख्या है टोटल, तो 8/2 करेंगे। तो इसमें था 4, तो 4 से ज़्यादा 5 से कम लेंगे संख्या, तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये इस और इस दोनों के बीच की जो माध्यिका होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 8/2, तो 8 7 15/2, तो इसका मतलब 7.5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ जाना है दोस्तों, है ना। 8 का क्या हो जाएगा, डी। माध्यिका मतलब होता है बीच वाला संख्या, है ना। सबसे पहले तो अरेंज कर लेंगे इसको, जितने भी संख्या दी रहेगी दोस्तों उसको अरेंज करके बीच वाला संख्या निकाल लेंगे, है ना। अगर 7 रहता, है ना, तो जितना भी मान रहता, जैसे 7/2 तो 3.5 है ना, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में जो संख्या रहता है वही आंसर आ जाती। लेकिन जब दो संख्या आपको आपस में आ रही है तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगी मेरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हम लोग। 9 नंबर की, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 2 पासों को एक साथ फेंका गया, ठीक है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 और 6 तो एक ही बार ना आएगा, है ना। दोनों पर 6 आने की प्रायिकता एक बार, तो 1 बटा यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का ए के साथ जाना है, ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल संभावना कितना, 36 बार, है ना। और दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर एक ही बार 6 आएगा, चाहे एक पे या फिर एक पे, तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता 1 बटा यहाँ पे, तो 1 बटा यहाँ पे 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। कहा गया कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, ठीक है। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमको 8 है ना, ये और 4, 8 वाला नहीं लेना है, 10 से ऊपर और 250 के बीच में लेना है। तो 10 से ऊपर कितना होगा दोस्तों, 4 का गुणज, तो 4 तिया 12, उसके बाद 4 चौके 16, 20, 24, फिर 250 से नीचा कौन सा होगा बताओ। 4 से 250 कटता है, नहीं कटता है दोस्तों, है ना। इसके नीचे वाला लेंगे हम लोग कौन सा, 248। 248 आपका कट जाता है दोस्तों, 248। अब 12 और 248 के बीच में कितनी ऐसी संख्या जो 4 के गुणज होंगे, तो हम लोग निकाल लेंगे ना एपी पे। एपी पे निकाल लेंगे, ए का मान 12, डी का मान टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा डिफरेंस, और टी एन का वैल्यू आपको 248 है, तो एन का वैल्यू नहीं निकालोगे, आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, टी एन बराबर 248 बराबर ए प्लस, तो 12 प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू 4, है ना। तो इधर लेके जाएंगे 12 को, तो ये कितना होगा आपको 236/4 n-1, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 4 पंचे 20, 4 नंबे 36, ठीक है। तो n का मान 60 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमको ए के साथ जाना है, 10 का क्या होगा, ए के साथ जाना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न था दोस्तों। 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 11 नंबर कहा गया है आपका कि -10, -6, -2, -2, डैश 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 करके 34 में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या हम लोग को निकालनी है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये भी, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन एपी का। तो ए का वैल्यू -10 है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 में से -10 घटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट पद कितना है, टी एन का मान 34, तो ए का मान नहीं निकालो, सॉरी एन का मान नहीं निकालोगे यहाँ से, वही वाले फार्मूला से, पिछला वाला फार्मूला, तो निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो निकालने के बाद इसका जो मान आएगा वो 12 आएगा। टोटल कितना संख्या है, तो 12, एन का वैल्यू कितना आएगा 12, खुद से निकालो, ठीक है ना। टी एन का वैल्यू मैं आप लोगों को बता, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी वाले फार्मूला से n का वैल्यू निकालना, सभी मान दे दिया गया यहाँ पे, ए का भी मान दिया है, टी एन का भी मान दिया है, डी का भी वैल्यू दिया है, सिर्फ और n का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। चलिए, नहीं बनता है तो नीचे कमेंट करो, लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया कि दोस्तों यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है, लौसम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 और 50 कितना होगा, 25 पंचे 125, तो 1250। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा था, तो हम क्या करते, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देते, वही आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। याद रखिएगा, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वो हीरोन फार्मूला वाला नहीं, हीरोन फार्मूला में √S × S माइनस ये अलग, वो 9th में हमको पढ़ना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। कहा गया यदि tan 35 cot 35 बराबर sin A, तो A का मान देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, थीटा का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 35 है दोस्तों और इंटू कॉट 35 है, तो दोनों मान एक ही है ना थीटा के जगह पे, तो इसका भी वैल्यू 1। तो 1 बराबर साइन A, तो साइन में एक जो वैल्यू होता है वो किसका होता है? साइन 90। तो साइन 90 बराबर साइन A, तो साइन से साइन गया तो A का मान कितना? 90। तो A का मान कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री, यहाँ पे राइट हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 16 नंबर है दोस्तों कि 4 + √3 कौन सी संख्या है, तो देखने ही से लग रहा है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, और साथ में हम लोग इसको p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग विरोधी समीकरण बोलते हैं, विरोधी। ठीक है ना, और इस रेखा क्या होगा? समांतर। वह द्विघात समीकरण इतना है कि शून्यक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस बी के जगह पे कितना है दोस्तों? माइनस बी के जगह पे माइनस 5/7, इसका मतलब 5/7 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5/7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया दोस्तों आपको कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं क्या हो आपस में? संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती, तभी वो दो बहुभुज समरूप होंगे। 20 नंबर है यदि px² + q, तो q² - 4pr को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक। b² - 4ac को b के जगह पे यहाँ पे q है तो q² - 4a के जगह पे p है और c के जगह पे r है, तो q² - 4pr को क्या बोलेंगे हम लोग? d बोलेंगे, विवेचक। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके बाद है दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए जो जिसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है जवाब। कहा गया कि साइन थीटा का मान 3/5 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? आंसर करो दोस्तों, आंसर जो भी करेंगे छात्र उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नाम दूंगा। ठीक है ना, जितने भी छात्र यहाँ पे आंसर करेंगे, तो इसलिए आंसर कीजिए इसका यदि साइन थीटा का मान 3/5 है दोस्तों, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, तो सारे छात्र यहाँ पे आंसर करेंगे इसका, जो भी छात्र यहाँ पे फर्स्ट आंसर करेंगे उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के बस छात्र नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि p/q के रूप में अगर कोई संख्या रहती है और q का मान है ना, नीचे वाला का मान अगर 2 और 5 के रूप का आता है, ठीक है, तो वो आपको शांत होता है। 2 और 5 के रूप का नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है तो वो आपका अशांत कहलाता है। ठीक है, अशांत कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये शर्त है दोस्तों p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन दोस्तों नहीं होनी चाहिए, कॉमन है ना, कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे 6/15 है दोस्तों, 6/15 में कुछ कॉमन है ना, 6/15 में क्या है? 3 कॉमन है दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब आया 2/5। अब हम लोग को 2/5 बताओ कौन सी संख्या थी? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत। अब वैसे निकालोगे 6/15 का, तो देखो ना ये 6 का इसका निकालोगे तो 3 × 5 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो ये अशांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। छोटा संख्या है दोस्तों, आप इसको दशमलव भाग दे के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये वाला जो मेथड है यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी से बनाना। ठीक है, भाग दे के मत बनाना। चलिए अगला प्रश्न है, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता रखे हैं दोस्तों आप लोगों को शांत और अशांत वाले पे,
नहीं तो आप लोग को दिक्कत आती है शांत अशांत में पकड़ने में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि शांत और अशांत कैसे पहचाने, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान जो होगा वो क्या होगा। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब कहा गया है दोस्तों हमको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो इसमें मान दे देंगे हम लोग -b/a का, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे -b का मान कितना है -7 और a का मान 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो -7/1 को -7 ही रखेंगे तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी में है ना, सी में। तो यही 49 जो है आपका राइट हो जाएगी इस पोलिनोमियल का द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 3rd नंबर कहा क्या है दोस्तों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो शून्यक होंगे वो क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो एक शून्यक होगा, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को 2 भाग में क्या लिखेंगे दोस्तों, ताकि ये 3x है तो 2x प्लस x लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा ये, फिर यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 आएगा। इसका मतलब दोस्तों x प्लस 1 इंटू ये आएगा x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे शून्यक है दोस्तों तो बराबर 0 कर देंगे। तो x का मान एक -1 आया, फिर x का मान एक -2 है। -1 और -2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, यही करेक्ट हो जाएगी, माइनस और -2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। और नहीं समझ में आती है तो कमेंट जरूर करना सारे, ऐसे नहीं समझना कि नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना ताकि मैं आप लोग को अगले वीडियो में और भी अच्छे से बता दूंगा किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत आती है तो। 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है कि महत्तम समावर्तक ए बी, ठीक है, और गुण्य लघुत्तम समावर्तक ए बी जो बराबर होगा वो किसके। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देखो महत्तम समावर्तक तो किसी एक संख्या का होगा नहीं, कोई भी होगा तो 2 संख्या, जैसे ए कोमा बी का यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है ना। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एचसीएफ गुण्य एलसीएम बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या, है ना, गुण्य आपका दूसरी संख्या। तो पहली कहाँ ए है, दूसरी बी है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी के बराबर, है ना। मतलब दोस्तों अगर कोई संख्या दिया है उसका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल है तो वो बराबर होगा उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। क्या होगा दोस्तों, उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है दोस्तों कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो साइन a का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो साइन a का मान, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ से cot a का मान हम लोग निकालेंगे 4/3 आएगा और साइन a का मान निकाल लो। इसको cot a का मान क्या होगा b/p, तो h निकाल लो भाई, तो h का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो साइन a का मान p/h, तो p 3/5। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। सिंपल है, cot a का मान दिया है आधार बटा लंब, है ना, लंब बटा आधार होता है 10 का, तो उसका उल्टा हो जाएगा cot आधार बटा लंब। आधार लंब पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण हमको 5 आ गया। अब साइन a का मान लंब बटा कर्ण, तो लंब हमको 3 था, कर्ण 5 निकाला, 3/5, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 6 नंबर कहा गया दोस्तों कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 2 समरूप त्रिभुजों की अगर भुजाएं 2/3 के अनुपात में है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, किसके, भुजा का स्क्वायर के बराबर, अनुपात के बराबर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 यहाँ पे आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए है। ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, है ना। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए दोस्तों और भुजा का अनुपात पूछा जाए तो रूट अंडर में मान देके, जैसे यहाँ पे 4/9 के अनुपात में रहता है दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात, और भुजा का अनुपात 2/3 हो जाता। मतलब कहने का
कि जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपको अनुपात में दिया है और उनका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामला में अगर क्षेत्रफल दिया है और भुजा दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसका रूट अंडर निकाल देना है। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताऊंगा इस पर जब भी आएगा, तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों इस तरह के प्रश्न। अगला कहा गया है कि बिंदु 3 कोमा आई है ना, और बी दिया है दोस्तों आपको 6,4 के बीच की दूरी क्या होगी। ये 3,1 है दोस्तों, है ना, 3,1 है और ये जो बी है दोस्तों 6,4 है, तो इसके बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। ये 3,1 है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो तो बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। दूरी सूत्र से क्या होगा बताओ, x2 - x1, तो 6 में से 3 गया कितना, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से गया 3 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 18 आ गया दोस्तों। रूट अंडर 18 का अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 18 का वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो ये 3√2 आएगा। कैसे, तो 18 का निकाल लो, 3 होगा, 3 छके 18, 3, हाँ, तो 3√2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ये सही हो जाएगी। जोड़ा वाला को बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में डाल देंगे तो 3√2 आंसर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे करेक्ट। 3,1 एवं बी 6,4 के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा है, दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे, काफ़ी सिंपल था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया दोस्तों कि 4, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या है, बहुलक। तब मोड पूछा गया दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है आपको 2 और 3 दोनों आया है दोस्तों। क्या आया है, 2 और 3 दोनों आया है आपको 2 बार, ठीक है ना। तो 2 और 3 जब भी आए दोस्तों इस तरह के सवाल में हम लोग को पहले माध्यिका, बहुलक और ये आपको माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुलक बराबर आप लोग को पता है ना, 3 माध्यिका -2 माध्य, बस इसी वाले फार्मूला पे आपको बैठानी है ना। इसको फार्मूला पर अगर निकालोगे दोस्तों तो इसका आंसर आपको ए आ जाएगा, मतलब 2 आंसर आ जाएगी। इसको जरूर कैलकुलेशन करो, मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया दोस्तों, 3 माध्यिका -2 माध्य। सबसे पहले इसको माध्यिका निकालेंगे, उसका 3 जितना माध्यिका निकलेगा उसमें से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माध्य निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को अगर, हालांकि अगर आप लोग को जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आंसर आ जाएगी, लेकिन किसी किसी केस में वो 2 बार आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बार है, 3 भी 2 बार है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए ये फार्मूला निकाला गया दोस्तों बहुलक का, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, चलिए निकाल लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ए 2 हो जाएगा सही। 9 नंबर है दोस्तों कि 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, है ना, 2πr1/2πr2 दिया गया है आपको कितना, 2/3, तो 2π से 2π गया था, r1/r2 कितना 2:3 के अनुपात में ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, जी बिल्कुल सी। मतलब अगर सर्किल का, है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 2:3, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मतलब दोस्तों अगर परिधियों का अनुपात आपको पता है तो वही त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहाँ से 2π से 2π कट जाएगा, 2π दोनों में कॉमन आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इक्वल। अब हम लोग चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो आप सभी को यहाँ पे पूछा जाएगा ऑप्शन में, लेकिन हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक। कहा गया कि 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, है ना। जब 0 होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। अब बताओ 22/7 कौन सी संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय, है ना, परिमेय संख्या है दोस्तों। और पाई का मान पाई अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका जो मान होता है वो आपका परिमेय संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कहा गया दोस्तों, यदि q² - 4p गामा जो है 0 से बड़ा है, तो px² + qx + गामा बराबर 0 के मूल जो होंगे वो क्या होंगे। जब ये बड़ा है दोस्तों, मतलब b² - 4ac, है ना, या d > 0 है, तो इसका मतलब मूल जो है वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और असमान होगा। समझ में आ रही ना। विवेचक
चलिए साइन 70 डिग्री का मान कॉस कितने के बराबर, तो कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा, है ना। साइन 70 कॉस 90 में से घटा दो 70, वही आंसर आ जाएगी कॉस में। सभी वर्ग क्या होता है दोस्तों, सभी वर्ग समरूप होता है, पता है ना, सभी वर्ग समरूप होता है। चलिए कहा गया दोस्तों कि √2 साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 1, अब बट्टा हम इधर लेके जाएंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 कितना, साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन से साइन गया तो थीटा का मान 45 डिग्री, 45 डिग्री के बराबर होगा वैल्यू। कहा गया कि यदि दो त्रिभुजों की भुजा संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है। चलिए कहा गया कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, मतलब घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पे पूछा गया क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है तो घनाभ के एक विकर्ण की जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपको हो जाएगा रूट अंडर में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यही आपको सूत्र हो जाएगी घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई। अब देखिए पीई का मान इतना है तो पीई डैश का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक में से 0.05 को घटा देंगे, क्योंकि सभी प्रैक्टों का मान कितना होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा 0.95 आंसर। कहा गया कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल है कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2πr के जगह से 22 रखेंगे दोस्तों, तो r का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो दोस्तों, क्या होगा πr²। तो पाई का मान 22/7 गुने r, 7 गुने 7, 7 से 7 गया तो ये कितना बचेगा बताओ। सही है ना दोस्तों। वृत्त का परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है, नहीं 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 उल्ट गलती हो गया, r का मान यहाँ पे 7/2 आएगा, क्या आएगा 7/2। ठीक है, तो अब 7/2 इसमें वैल्यू देके कर लो, तो यहाँ से πr², r का वैल्यू 7/2 आया है, तो पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। ठीक है, 7 से 7 गया दोस्तों 11, मतलब 11 से 77/2, तो मतलब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। हम लोग समझते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि इस टाइप से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के परीक्षा में आप लोग छोड़ोगे नहीं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का मान कितना होता है। तो रेकरिंग जब ये आ जाता है दोस्तों बार, तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको अगर हटाते हैं दोस्तों, है ना, तो ये आपको यहाँ पे बट्टा में 9 आ जाता है ना, तो ये 3/9 हो गया। तो 3/9 देखते हैं कहीं ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये कटने वाला है, तो 1 तिया मतलब 3 तिया 9, तो इसका मतलब 1/3 देखते हैं ऑप्शन में है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि जितने भी आप लोग का रेकरिंग रहेगा, मान लो कि यहाँ पे 2 रेकरिंग है, तो इसको हटा कर रेकरिंग को हम लोग क्या करेंगे 44/99 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी 1/3। हालांकि 3/9 होगा, लेकिन इसको कटाने के बाद लघुत्तम रूप बोला जा रहा है ना, तो 1/3 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 3 + 2√3 जो है वो कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, भिन्न संख्या या फिर पूर्णांक संख्या है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते उसको अप्रमेय संख्या बोलते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं या फिर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 + 2√5 है ना, तो 3 + 2√5 में यहाँ पे √5 आ गया दोस्तों, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या है दोस्तों, ये नहीं है, और इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या जो है अपरमेय संख्या हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमेशा आप लोग जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पाएंगे उसको अपरमेय संख्या लगाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि बहुपद x² + 5x - 6 का जो घात है, घात वो कितना है। तो देखने ही से लग रहा है दोस्तों यहाँ पे x² है प्लस यहाँ पे 5x है दोस्तों और -6 है। तो इस बहुपद में जो हाईएस्ट घात है दोस्तों, x का जो पावर है, x का जो घात है यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका द्विघात हो गया। कितना, द्विघात। तो द्विघात में कितने घात होते हैं, टोटल 2 होते हैं। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है जो ये करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x² + 5x - 6 इज 2। जितना पावर रहेगा उतना घात हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कहा क्या है दोस्तों
कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। मानक रूप का मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसका, या फिर आप लोग को पूछा जा सकता है व्यापक रूप। व्यापक रूप भी पूछा जा सकता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप की अगर बात करें दोस्तों तो इसका मतलब ये हो जाता है, देखो इसका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यही होता है दोस्तों इसका मानक रूप। जहाँ a का मान जो है यहाँ पे, जहाँ a का मान नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे जो है a नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। समझ में आया ना। चलिए अगले प्रश्न को और हम लोग चलते हैं दोस्तों। कहा गया है कि एपी का एनवा पद है, एपी का एनवा पद है जब पहला पद ए है ना। किसी एपी का एनवा जो है वो पद है, ठीक है, और पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। इसका मतलब दोस्तों एन का वैल्यू एन है ना। पहला पद इसका मतलब ए बराबर ए है और डी बराबर यहाँ पे डी है। समझ में आ रही ना। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सभी ए के जगह पे ए है, एन के जगह पे एन है और डी के जगह पे डी है। तो देखते हैं किस फार्मूला में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यही आपका फार्मूला पूछा गया दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी 5 का ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक ना। और लास्ट में मैं आप लोग के एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिए जितने भी छात्र मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी वृत्त जो होते हैं, सभी वृत्त होते हैं दोस्तों सर्वांगसम, समरूप, असमरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त जो होता है दोस्तों इस तरीके का होता है, इस तरीके का, इसका देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, है ना। इसका ढांचा देखो दोस्तों, साइज में भले ही अलग हो सकता है। इसका मान लो कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 2.5 है, इसका 1 है। तो देखो सभी का आकार अलग अलग है, लेकिन ढांचा जो है इसका दोस्तों, है ना, रूप जो है क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं दोस्तों। सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी तरह से सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं ना, सब समरूप होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं दोस्तों, सभी आयत क्या होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, है ना। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आप लोग को बता दिया। अगला है दोस्तों कि बिंदु P -4,5 में भुज है, भुज। तो भुज देखिए x, y होता है दोस्तों, इसको हम लोग भुज बोलते हैं और y को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना है, -4 है और y के जगह पे 5 है। तो इसमें भुज कितना है दोस्तों, भुज x अक्ष पे है, तो इसका मतलब -4 इसका भुज कहलाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि 1 + tan² बट्टा में 1 + cot² जो बराबर है वो किसके बराबर है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसको फार्मूला पे आपको लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों, 1 + tan² जो होता है, देखिए sec² माइनस tan² बराबर 1 जानते हैं, है ना। तो इस 10 को हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे दोस्तों। देखो sec² बराबर, अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो 1 प्लस माइनस में है तो tan² प्लस में आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + tan² की जगह पे sec² लिख सकते हैं। अब बट्टा में 1 + cot²। इसका एक और फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि cosec² माइनस cot² बराबर 1। तो इसको हम लोग cosec² इधर लेके जाएंगे cot² को, तो ये 1 प्लस आपका cot²। अब यही ना है दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम, तो इसको हम लोग cosec² लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों sec² बट्टा में 1 cosec² को हम लोग 1 बटा इसको cos² लिख सकते हैं, फिर बट्टा में 1 बटा sin² लिख सकते हैं ना। तो sin² ऊपर में चला जाएगा दोस्तों, तो sin² बट्टा में ये cos²। इसका जो फार्मूला होता है ये tan² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है।
दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रश्न था, बस आपको दिमाग लगानी थी। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों तो आपको इसी वाले फार्मूला पे लगानी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। उसी तरह से इधर लेके जाएंगे, फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। सिंपल है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना था। सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए को, सेक स्क्वायर ए का जो उल्टा होता है दोस्तों फार्मूला 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है, और साइन स्क्वायर ए का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, मान आ गया आपका टेन स्क्वायर ए के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है 9 नंबर आपका कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त है, क्या है दोस्तों, एक वृत्त है। मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है ना, मान लो एक वृत्त है, इसकी कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो भाई अनंत हो सकती है। देखो इस तरीके की ये रेखा, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब अनंत हम लोग खींच सकते हैं ना। किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। अब इसी में थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि किसी वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, किसी एक बिंदु से। तो जैसे ही एक बिंदु मान लो कि यहाँ पे है, तो इस बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दोस्तों, दो ही खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, दो ही, इसलिए याद रखना है, ठीक है ना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। लेकिन एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 10 नंबर के, वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो जानते हैं दोस्तों वर्ग की भुजा सभी जगह समान होती है, तो अगर ए मान ले भुजा है तो सभी जगह ए भुजा होगी, सभी का मान। और बोला गया है कि विकर्ण, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो √2 गुने भुजा होता है ना। तो √2 अनुपात निकाल देंगे दोस्तों हम लोग, तो अनुपात बराबर कितना होगा आपका, भुजा बट्टा विकर्ण। तो भुजा कितना है आपका, ए है, और √2 गुने ए, तो ए से ए चला जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 1 बटा √2, या फिर 1 अनुपात √2। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात कितना होगा, तो 1 अनुपात √2 होगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं, जो आप सभी को यहाँ पे पूछा जाएगा ऑप्शन वाले में, ठीक है ना। कहा गया कि 7/20 एक डैश दशमलव प्रसार है। तो 7/20 जो है दोस्तों एक आपको शांत दशमलव प्रसार है ना, शांत दशमलव। अब हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत होता क्या है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो दोस्तों जब भी आपको कोई संख्या p/q के रूप में दिया हो और इसका q का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के रूप का होगा, है ना। तो q का गुणनखंड अगर 2 और 5 का रूप के आ रहा है तो ये आपको शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। सिर्फ और 2 और 5 का, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए यहाँ पे, 2 और 5 के अलावा, है ना, कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका अशांत होगा, ठीक है ना। लेकिन एक शर्त है, P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों दोनों में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए, समझ में आई ना। चलिए दोस्तों सिंपल है, 7/20 एक क्या है, शांत दशमलव। अब 20 का यहाँ पे निकालो, 20 यहाँ पे p/q है, तो p/q, q के जगह पे q बराबर 20, तो 20 का यहाँ पे हम लोग क्या 4 गुने 5, तो 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 के पावर 2 गुने 5, सिर्फ और 2 और 5 आया, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। सिंपल है दोस्तों, जब भी मैं पढ़ाऊँगा आगे शांत और अशांत में तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगी। 12 नंबर है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद बोलते हैं। कौन सा, तो रैखिक बहुपद, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 इसका मान 1 होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होती है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है दोस्तों, समरूप होती है। याद रखिएगा त्रिभुज में पढ़ना है दोस्तों, सभी सर्वांगसम आकृति, जितने भी सर्वांगसम आकृति है वो सारे क्या होता है, समरूप होते हैं। सर्वांगसम का मतलब वो दोस्तों सेम टू सेम सब चीज़ है ना, सभी सेम टू सेम सब चीज़, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृति समरूप जरूर होती है। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप जो आकृति वो सर्वांगसम नहीं हो सकती है ना, इसलिए ध्यान रखना है। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक है ना, उल्टा याद रखना। अगला प्रश्न कहा गया दोस्तों बहुलक 3 गुने क्या होता है, माध्यिका। क्या होता है दोस्तों, माध्यिका। सूत्र होता है दोस्तों, देखिए हम लिख देता हूँ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है।
ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि यदि ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर क्या होगा। तो बी बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होगा, बताओ। बी बराबर होगा दोस्तों ए प्लस सी बाई टू। मान लो दोस्तों उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बी बराबर होगा ए प्लस सी बाई टू। अब उदाहरण देते हैं, मान लो कि ए बी सी की जगह पे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब हमको बी का मान निकालना है। बी का मान मतलब 2 यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बी का मान हमको 2 निकालनी है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, इस दोनों को जोड़ के देखो। बी बराबर 3 प्लस 1/2, 4/2, तो कितना आया 2। देखो बराबर हो गया ना, इसलिए बी बराबर ए प्लस सी बाई टू यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, जब ए बी सी अगर ए पी में है तो। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय को क्या कहा जाता है। तो थेल्स प्रमेय को दोस्तों आधारभूत समानुपाती का प्रमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है। चलिए, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। याद रखिएगा, लंब होती है। अगला है दोस्तों कि पीई का मान। देखिए दोस्तों, पीई का मान, पीई प्लस पीई डैश का मान 1 के बराबर होगा। कितना भी होगा दोस्तों, तो 1 के, सभी प्रायिकताओं का मान 1। वृत्त ओ आर में कोण क्यू वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होगी दोस्तों, वो आपको होता है पी क्यू आर अपॉन 180 डिग्री। क्या होता है दोस्तों, पी क्यू आर अपॉन 180 डिग्री। फार्मूला होता है जब आपको कोण क्यू वाले त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई वृत्त ओ आर में पूछा जाता है। तो ठीक है, पी क्यू आर बटा 180 डिग्री। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पाई है 1। तो पाई कौन सी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों या फिर पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। जब भी पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोग को पहला क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय से ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 10, 7, 15, 9 में। तो ऐसी संख्या जो स्वयं एवं 1 से विभाजित होने वाली हो दोस्तों, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 7 जो है ये आपका एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है दोस्तों कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो शून्यक होगा वो कितना होगा। तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, शून्यक निकालना है आप सभी को। यहाँ पे है ना, 4 ऑप्शन भी दिए गए यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो शून्यक होगा दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 6, क्योंकि 6x स्क्वायर आ जा रहा है। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3। इसका मतलब दोस्तों एक्स का मान 2 और 3 आएगा। ऑप्शन देखते हैं किस में है, 3 और 2। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, 3 और 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी। इसका शून्यक हो जाएंगे थर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो 1 प्लस अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का तो डायरेक्ट मान नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन करके अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो माइनस बी बाई ए और बटा में सी बाई ए। तो ए से ए गया दोस्तों, है ना, तो ये कितना बचेगा, माइनस बी अपॉन सी बचेगा। तो माइनस बी अपॉन सी यहाँ पे कितना है दोस्तों, माइनस बी का मान, माइनस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस 1 और ए के जगह पे 1, तो ये कट जाएगा तो आपस में 1 ही बचेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा इसका मान, बी मतलब 1 के बराबर। ठीक है ना। चलिए सिंपल प्रश्न था, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो माइनस बी अपॉन सी, इसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये आपका पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है। तो कोण बी का मान यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी, यानी तो आप कैलकुलेशन भी करके निकाल सकते हो। चलो मान लेते हैं कि ए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है मान लो। ए बी का मान यहाँ पे ए सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जो है दोस्तों ये इस दोनों के बराबर है ना। तो कोण बी ये किस में होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय पे होता है। तो समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये ए सी का स्क्वायर ये क्या है दोस्तों, कर्ण हो जाएगी आपका। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कहा गया है दोस्तों कि प्रायिकता का मान जो होता है वो अधिकतम कितना होता है। तो प्रायिकता का मान अधिकतम जो होता है दोस्तों वो 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ए करेक्ट हो जाएगी, 1 के बराबर प्रायिकता का अधिकतम मान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि बिंदु 4, -2 और 6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो कितना होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 4, -2 और 6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा दोस्तों। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु। तो ये मान लो कि ए है, ये बी है। ठीक है, इसका मान दिया है 4, -2 और इसका मान कितना दिया 6, 4। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये मान लो कि मध्य बिंदु, तो इसका निर्देशांक कितना होगा x, y। तो चलो x का मान निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4 + 6/2, फिर y का मान -2 + 4/2 है ना। तो 6, 4, 10/2, तो ये 5 हो जाएगा और इसमें से 2/2 1। तो 5, 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही इस मध्य बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। सिंपल है दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग को पता है किस तरीके से निकालते हैं। दोनों निर्देशांकों के जो एक्स अक्ष है उसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कहा गया दोस्तों कि sin 90 डिग्री -1 का जो बराबर होता है वो कितना। तो sin 90 - थीटा cos थीटा के बराबर। तो sin 90 - a cos a के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए होता क्या है दोस्तों, sin 90 - थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा। ठीक है, और cos 90 - थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ए है तो वही हो जाएगा sin 90 - a, तो cos a के बराबर। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि वृत्त के परिधि एवं व्यास का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कहा गया है कि वृत्त के परिधि एवं व्यास का जो अनुपात होता है, देखो वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि बट्टा व्यास लिख देंगे दोस्तों हम लोग। परिधि होता है 2πr और व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना। तो आर त्रिज्या होगा तो 2 गुना कितना होगा 2 × r। तो 2r और ये 2r कट जाएगा तो बचेगा कितना π/1 दोस्तों। तो ये π/1 इसका अनुपात हो जाएगा परिधि और व्यास का। सिंपल था दोस्तों ये प्रश्न, π/1 के बराबर हो जाएगा, मतलब π/1 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 10 नंबर। कहा गया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। तो मान लेते हैं दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्या आपका कितना हो जाएगा, एक n हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग मान लो कि टोटल कितने विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्या है भाई। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं पहला विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है दोस्तों, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। इस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे माध्य निकालने के लिए। ठीक है ना, और ये बट्टा में 5 कर देंगे। तो इसका मान 25/5, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाते हैं दोस्तों, क्या एक विषम संख्या है। तो बिल्कुल है दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं ना, 2 से पूरी नहीं करता है, उसी को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। बहुत सारे छात्र ये कन्फ्यूजन में कि 3 सबसे छोटा विषम संख्या, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगी, 1 जो है ये सबसे छोटी विषम संख्या होती है। तो प्रथम 5 विषम संख्या यही हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, उसी का मान निकालेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चंस करते हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कहा गया कि संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। तो संगत समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होता है दोस्तों, मतलब एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय है ना, केवल और केवल एक हल होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि b² - 4ac बराबर 4ac मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक और भिन्न या फिर असमान, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति जो होती है दोस्तों वो क्या होता है। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो πr के बराबर होता है ना, क्योंकि देखो वृत्त की परिधि तो 2πr होगा, उसका अगर परिधि निकालेंगे अर्धवृत्त का तो ये बट्टा में 2 आ जाएगा, तो ये πr के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहा गया दोस्तों कि संचय बारंबारता
वक्र को हम लोग क्या कहा जाता है? संचय बारंबारता वक्र को हम लोग कहते हैं दोस्तों त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। अगला है दोस्तों कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का जो मान होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो अगर कॉस स्क्वायर 17 को अगर साइन में बदलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब माइनस यहाँ पे पहले से है साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये दोनों प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो 0 हो जाएगी। ये क्यों बदला माइनस साइन में दोस्तों? क्योंकि हम लोग कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को बदलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर कहा गया है कि क्यू में वृद्धि होने के साथ साइन क्यू के मान में क्या होता है? देखिए मान लो कि क्यू की जगह पे थीटा है, थीटा में अगर वृद्धि करते हैं दोस्तों, मान लो कि 5 डिग्री से 10 डिग्री 50 डिग्री इस तरह से बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? तो साइन 0 0 होता है दोस्तों और साइन 90 के मान 1 होता है। मतलब जैसी जैसी हम लोग वृद्धि करते हैं दोस्तों, है ना, तो साइन थीटा के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है ना, वृद्धि होती है मतलब बढ़ता है। अगला है कि रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आलेख y अक्ष के क्या है दोस्तों? y अक्ष के डैश होता है। तो x बराबर 5 का आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होता है दोस्तों, समानांतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है आपको यदि AP का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है तो SN का मान क्या होगा? है ना, तो सिंपल है दोस्तों, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही फार्मूला होता है दोस्तों, है ना, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसके जगह पे यही लिखना है। यदि AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D हो तो SN मतलब n पदों का योग यहाँ पे बताया गया, तो यही आंसर हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सारे भुजा और कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये समरूप कहलाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं गुणनफल क्या होता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा दोस्तों अपरिमेय होगा, है ना, हमेशा अपरिमेय ही होगा। देखो ना, 4 और √5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमेशा दोस्तों जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको अपरिमेय ही कहलाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कर रखा है। अब हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगले वीडियोज में कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग जैसे ही इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।